नंदिनी और विशाखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नंदिनी जो कि बहुत समझदार और सुंदर थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता था। तो वहीं विशाखा हमेशा अपनी जेठानी से चिढ़ती थी, क्योंकि वो गांव से थी, उसे शहर के तौर तरीके से रहने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिनी की सास सुशीला नंदिनी से बोलती है, ते बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों थोड़ी देर में मंदिर जाना है। आज एकादशी है तो मैं हर एकादशी पर मंदिर जाती हूँ, और अब तो मेरी दो दो बहू है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विशाखा तो नजर नहीं आ रही है। एक काम कर, तो विशाखा को बोल देना कि मैंने कहा है तैयार होने के लिए, तो जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। अच्छा माँ जी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा और काम रह गया है घर का, वे निपटा कर हम दोनों आपको तैयार मिलेंगे। आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। अरे बहू, मुझे तुझ पर तो यकीन है कि तू घर का काम और खुद को जल्दी रेडी कर लेगी, लेकिन उस विशाखा को कोई ना काम करना आता, ना समय पर करती, ना खुद को अच्छे से रेडी कर पाती, इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे उसके ऊपर। पता नहीं इंसान के रूप में कछुआ मिल गई हमें, हर काम धीरे करती है। अरे माँ जी आप छोड़िए ना, इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, अभी बच्ची है, थोड़ी समझदार होगी ना तो सारे काम समय पर करने लगेगी। हाँ हाँ 24 साल की उम्र हो गई है उसकी, अभी से उसे बचपना लगा हुआ है। शादी होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगता है, और वे है पता नहीं कब बड़ी होगी। सास के कहने पर नंदिनी और विशाखा दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पड़ोसन मिलती है और वो नंदिनी की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये क्या आज तो नंदिनी बहू के दर्शन हो गए। बहुत सुना था कि नंदिनी बहुत सुंदर है, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में नंदिनी बहू बहुत सुंदर है, और सच बताऊं नंदिनी बहू तेरी सास तो हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, घर के काम में भी निपुण है और सुंदरता भी लाखों में एक है तेरी। आंटी जी माँ जी को ना बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। अरे तारीफ करने के लायक है मेरी बहू, तो तारीफ तो करूंगी ना। अरे विशाखा बहू अपनी जेठानी से कुछ सीख ले, कैसे तैयार हुआ जाता है, यहाँ तक कि घर के सारे काम अच्छे से करती है। ये तेरी सास हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी की तारीफ होता देख विशाखा को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी अब लेट नहीं हो रहा है क्या? मंदिर जाने में काफी टाइम लगेगा, बहुत दूर है मंदिर, इसलिए समय से निकल लो। हमेशा आप मुझे कहती है ना कि काम समय से नहीं करती, अब आप बातों में लग गई, मंदिर जाने का समय भी ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, चलो जी बहन अब हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही नंदिनी किचन में काम कर रही थी, तभी विशाखा मौका देखकर नंदिनी के कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप का सामान चोरी करके अपने कमरे में आ जाती है और सारा मेकअप अपने बाथरूम में छिपा देती है और दरवाजा बंद करके मेकअप करने लगती है और मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब मैं भी अपनी जेठानी जितनी सुंदर हो गई, अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे, अब लोग सिर्फ और सिर्फ विशाखा को देखेंगे। मुझे भी मेकअप करना आ गया, क्या लगा था नंदिनी को सब उसी की तारीफ करेंगे, आज से उसकी हकीकत पता लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विशाखा अपने कमरे से बाहर आती है। उसका मेकअप देखकर उसकी सास उस पर हंसने लगती है। अरे अरे ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई? अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं, कभी बंदरिया लगती हूँ कभी कुछ लगती हूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी, हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो, वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है, उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है जो हमेशा उससे जलती रहती है, इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो मेकअप करने के लिए तो देखती है कि उसका सारा सामान, मेकअप का सामान वहाँ है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता।
अरे ये क्या, सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अगर विशाखा से पूछती हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा और वो मेरी बात को समझेगी नहीं। चलो छोड़ो, दूसरा ले लूंगी। ऐसे ही नंदिनी अपने लिए फिर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लाती है। ये देख विशाखा फिर से मेकअप का सामान चुरा लेती है। मेकअप करके और अच्छा काम करके लोगों का दिल जीत रखा है ना जेठानी जी ने। अब पूरे चेहरे को ना खराब कर दिया ना, तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। विशाखा को मेकअप चुराने के बाद भी चैन नहीं मिला। नंदिनी फिर से अपने लिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ले आती है। विशाखा बाजार से कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट ले आती है और नंदिनी के मेकअप वाले सामान में मिला देती है ताकि नंदिनी का चेहरा खराब हो जाए। अब जेठानी जी जैसे ही इस मेकअप को इस्तेमाल करेगी वैसे ही उनका चेहरा जलने लगेगा। उनकी सारी खूबसूरती 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हर कोई मेरी तारीफ करेगा। फिर सबको मैं ही नजर आऊंगी, किसी को भी नंदिनी नजर नहीं आएगी। हर कोई उसकी बुराई करेगा। बहुत सहली मैंने ये जिल्लत। हर कोई मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई करके जाता है। अब पता चलेगा जब नंदिनी ये सारी चीजें महसूस करेगी। विशाखा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो ये बात नंदिनी के कमरे में ही बोल रही है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी विशाखा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद नंदिनी विशाखा से बोलती है, अरे विशाखा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे एक बार कह देती। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करती। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। और आज तुम इतना नीचे गिर गई हो कि मुझे इतना तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई हो। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई थी। हर इंसान मेरी बुराई करता था। मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते रहते थे सब। मेरा भी तो दिल करता था कि कोई मेरी भी तारीफ करे। मेरा सब मजाक बनाते थे। आखिर कब तक सहूं? आखिर कब तक? देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुंदरता मेकअप से नहीं नजर आती, ये इंसान के व्यवहार से नजर आती है, उसके मन से। जब तुम ये जलन वाली भावना और बदले वाली भावना अपने मन से हटा दोगी ना, तो मुझसे ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना सब होने के बाद भी नंदिनी विशाखा को माफ कर देती है। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद विशाखा नंदिनी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। दिव्या सुबह के समय अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। दिव्या को छिपकली से बहुत डर लगता था। तभी अचानक दीवार पर से एक छिपकली दिव्या के ऊपर गिर जाती है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास जानकी देवी आती है। सास दिव्या पर गुस्सा करती है क्योंकि दिव्या के चिल्लाने की वजह से सास की गहरी नींद खुल जाती है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। न जाने क्या सिखाया है तेरी माँ ने। ना तो कोई तरीका आता है, ना ही घर का कोई काम आता है ढंग से। अरे जीना दुश्वार कर रखा है तूने। जब से इस घर में आई है चैन की नींद ही नहीं लेने देती। आए दिन हमेशा ऐसी चीजों में चिल्लाती रहती है। अरे चाहती क्या है तू? यही चाहती है ना, इसी चिल्लाने की वजह से मुझे अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। माफ करना माँ जी, दरअसल बात यह है कि मेरे ऊपर छिपकली गिर गई और आपको तो पता है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। इस वजह से मेरी चीख निकल गई। तेरी इस चीख के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई, उसका क्या? ये सब ना बिगड़ैल लड़कियों की हरकतें होती हैं, जिन्हें माँ बाप ने शादी से पहले कुछ नहीं सिखाया होता। और अक्सर लड़की अपनी माँ से ही सीख कर आती हैं। तेरी माँ भी तेरी तरह निकम्मी होगी, इसलिए तेरी भी हरकतें ऐसी हैं। माफ करना माँ जी, सब कुछ अनजाने में हो गया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी नींद खराब करूं। अरे जरा इस छिपकली को तो देख, तुझसे ज्यादा मासूम है और छोटी है। मुझे तो लगता है कि छिपकली तुझे देखकर डर गई होगी। माफ करना माँ जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। अब जाकर आप फिर से सो जाइए। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। ऐसे ही एक दिन दिव्या घर का काम निपटाकर मार्केट जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि घर में सब्जियां खत्म हो चुकी थीं। दिव्या को घर वापस आने में थोड़ा सा देर हो जाता है, जिस पे सास अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है। क्यों भाई, मार्केट से घर वापस आने में इतना समय लगता है क्या? तू दिखाना क्या चाहती है कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया? मैं कभी मार्केट नहीं गई सब्जी लेने के लिए? सच सच बता दे, कौन सा आशिक मिल गया था तुझे मार्केट में जो तूने इतना समय लगा दिया? आखिर ससुराल में कौन सा आशिक बना लिया तूने जो तुझे इतना समय लग गया, 1-1.5 घंटे तक का?
कहाँ थी? अपने आशिक के साथ कहाँ मुंह काला करवा रही थी? दिव्या को अपनी सास के मुंह से ऐसे उल्टे शब्द सहन नहीं होते। वो अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम मेरे चरित्र में उंगली मत उठाओ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं मार्केट गई थी और वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन लेट आने का मतलब ये नहीं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है या फिर मैं कहीं मुंह काला करवा रही हूँ। अगर मेरी जगह आप भी मार्केट गई होती और आपको इतना समय लग जाता तो क्या इसका मतलब आप भी मुंह काला करवा रही थी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, और तेरी जुबान को नहीं रहने दूंगी। तब जाकर तुझे अक्ल आएगी कि तू किससे बकवास कर रही है। माफ करना माँ जी, मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपसे पहली बार इस तरह से बात किया है, लेकिन आज आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं अपना सारा समय अपने परिवार को देती हूँ और इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझे हमेशा हर छोटी छोटी चीजों को लेकर सुनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। मैं तुझे बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, मैं आज वह करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। सास दिव्या को रसोई घर में ले जाती है। चिमटा गर्म करके दिव्या को गर्म गर्म चिमटे से दाग देती है। ऐसे ही रात में दिव्या खूब रोती है। रोते रोते छत पर चली जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ये सब सहने को मिल रहा है? शादी के बाद लड़की बहुत सारे अरमान लेकर आती है अपने ससुराल में कि उसे ससुराल में सास के रूप में माँ मिलेगी, पति के रूप में जीवन साथी मिलेगा जो उसके हर दुख सुख में साथ देगा। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा सपना सब कुछ टूट के चकनाचूर हो गया। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं छत में कूद कर अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीने लायक हूँ। परेशान हो गई हूँ ऐसी जिंदगी से। इतना बोलकर दिव्या छत से कूदने वाली थी कि तभी एक छिपकली उसके आगे आकर गिरती है। छिपकली देखकर दिव्या पीछे की ओर हटती है और डर जाती है। हे भगवान, इस दुनिया में अब कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन इस छिपकली को मुझसे बहुत प्यार है। ये हमेशा कभी न कभी तो आ ही जाती है मेरे पास, लेकिन क्या करूं, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है छिपकली। खैर, अब मैं जो करने जा रही हूँ वे सिर्फ तू ही देख रही है। इतना बोलकर दिव्या फिर से छत से कूदने जाती है। तभी वो छिपकली एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और दिव्या से बोलती है, रुको दिव्या, घबराओ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत बुरी है, वे हमेशा तुम पर अत्याचार करती है। मैं अपने जीते जी उसे सुधार नहीं पाई, लेकिन अब चाहती हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा हो और अपनी गलती महसूस हो। दादी, आप तो मर गई थी ना, और आप एक छिपकली से औरत कैसे बन गई? दरअसल मुझे मरे हुए कई साल हो चुके हैं और मुझे मरने के बाद एक छिपकली का रूप दे दिया गया और मैं हमेशा अपने घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरी बहू तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, इसलिए मेरी बहू को सबक सिखाने के लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं प्रवेश करूंगी। जब भी मेरी बहू तुम्हारे साथ बुरा करेगी तो मैं खुद उसे ठिकाने पर लगाऊंगी। इतना बोलकर वो छिपकली दिव्या के शरीर में घुस जाती है। ऐसे ही अगली सुबह दिव्या रोजमर्रा की तरह रसोई में काम कर रही थी। तभी वहाँ की शादी और दिव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? कभी तो काम धंधा कर लिया कर और मुझे खुश कर दिया कर। भूल गई क्या, चिमटा गर्म करके तेरी जुबान जलाई थी। अगर ज्यादा बकवास करी मुझसे तो पूरा शरीर जला दूंगी। अच्छा बुढ़िया, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू मेरा पूरा शरीर जलाएगी। एक काम कर, मेरे शरीर को हाथ लगा कर दिखा। दिव्या के इतना बोलते ही दिव्या का आधा शरीर छिपकली वाला हो जाता है और आधा इंसान वाला। ये देखकर सास घबरा जाती है और वो अपने ही घर में यहाँ वहाँ भागने लगती है। दिव्या अपनी सास को बुरी तरह से डरा देती है। वो आसमान में उड़ते हुए अपनी सास को परेशान करने लगती है और उसे बुरी तरह से मारती है, जिसके बाद जानकी थक हार कर दिव्या से माफी मांगती है और कहती है, मैं जानती हूँ बहू कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे साथ तू ऐसा मत कर। ये सब क्या हो गया तुझे? तू ऐसे कैसे बदल गई? तेरे ऊपर जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया। मेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका नहीं किया। बस इतना ध्यान रखना अब आगे से तू कि तूने कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की
तो मेरा यही रूप तुझे देखने को मिलेगा। सास बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब आगे से वो कभी भी दिव्या को परेशान नहीं करती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कुआ बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी उसी चिड़िया से हुई थी जिससे वे बेपनाह प्यार करता था। आज कालू और चिंकी चिड़िया की पहली रात थी। कालू कुआ बड़े ही प्यार से चिंकी चिड़िया का घूंघट उठाता है। ये क्या, घूंघट के नीचे चिंकी चिड़िया के रूप में तो कोई नागिन बैठी थी। उस इच्छाधारी नागिन को देखकर कालू कुआ बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, नागिन नागिन। कालू कुआ नागिन नागिन चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कालू कुआ इतना ज्यादा डर चुका था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया अब भी कमरे में बैठी हुई थी। कालू कुआ की ऐसी हालत देखकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और खुद से कहती है, ये तो बस शुरुआत है कालू, मैं अपना बदला लेने के लिए लौट आई हूँ। चिंकी चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। पर इस बात से बेखबर कालू कुआ चिंकी चिड़िया के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। नागिन के रूप में अपनी बीवी को देखने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता था कि उसकी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। और कुछ देर बाद वे दोबारा अपने कमरे में जाता है जहाँ वे चिंकी चिड़िया को सोता हुआ देखता है। चिंकी चिड़िया को आराम से सोता हुआ देख कालू कुएं की जान में जान आती है। वह चिंकी चिड़िया को उठाकर उससे कहता है, मुझे माफ करना चिंकी, मैं बहुत डर गया था और तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, शायद मैंने कुछ सपना देखा था। तुम तो मेरी चिंकी हो। पर तुमने ऐसा क्या देखा कालू जो तुम इतना डर गए और मुझे कमरे में अकेला छोड़कर भाग गए? मैंने जो देखा उस पर तुम विश्वास नहीं करोगी। मैंने देखा एक इच्छाधारी नागिन। हाँ, इच्छाधारी नागिन को देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं डरकर भाग गया। पर कुछ ही देर बाद जब मुझे होश आया तो याद आया कि तुम मेरे कमरे में इंतजार कर रही हो। एक पल तो मैं डर गया था, कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तुम्हें कुछ तो नहीं कर दिया और तुम्हारे रूप में कहीं वो आकर तो नहीं बैठ गई। फिर मैंने दिमाग लगाया, ऐसा कुछ होता है और देखो सब कुछ ठीक है और सब मेरा वहम ही निकला। पिछले जन्म में ये कालू जितना शातिर था पर इस जन्म में इतना बेवकूफ है। बेवकूफ कालू, वही इच्छाधारी नागिन हूँ मैं जिसे पिछले जन्म में तूने मार दिया था। तूने मुझसे मेरे प्यार को जुदा किया था, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया है और इस जन्म में मैं अपने प्यार को ढूंढ लूंगी और उसके साथ मिलकर तुझे खत्म कर दूंगी। कालू कुआ एक मासूम और साधारण पक्षी था जो चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। पर चिंकी चिड़िया एक नागिन थी जो कालू कुएं से बदला लेने के लिए आई थी। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन चिंकी चिड़िया की मुलाकात कबूतर सपेरे से होती है। कबूतर सपेरा चिंकी के नाक कबूतर जैसा था। कबूतर सपेरे को देखते ही चिंकी उसे पहचान जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम सपेरा कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हारी चिंकी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये पागल चिड़िया कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं ये वही इच्छाधारी चिड़िया तो नहीं जिसके पति की शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ चिंकी, मैं तुम्हारा पति। हम दोनों पिछले जन्म में जुदा हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया। पर अफसोस मैं एक सपेरा बन गया और इस बीन के जरिए तुम्हें ढूंढने लगा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। चिंकी इस बात से अनजान थी कि कबूतर सपेरा चिंकी चिड़िया का पहला खोया हुआ प्यार नहीं था बल्कि वही कसाई कबूतर है जिसने पिछले जन्म में ही चिंकी चिड़िया और उसके नाक कबूतर की जान ले ली थी। चिंकी चिड़िया अब कबूतर के साथ रहती है और अपने पति कालू को मारने की प्लानिंग बनाती है। कबूतर, क्या तुम्हें वे सब याद है जो मुझे याद है? तुम जानते हो जब मेरा दूसरा जन्म हुआ था तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर एक दिन मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैंने कालू कुएं को देखा। शायद भोलेनाथ भी यही चाहते हैं, तभी तो मैंने उस दुष्ट कालू को पहचान लिया, पर वे कालू मुझे नहीं पहचान पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब याद है, पर अफसोस मुझे कुछ अधूरी चीजें याद है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम मुझे याद आ गई। कबूतर, उस दुष्ट कालू की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है,
पिछले जन्म में हम एक ना हो सके, शायद इसलिए भोलेनाथ की कृपा से हमारा दोबारा जन्म हुआ है, ताकि उस कालू से हम बदला ले सके। और तुम जानते हो, इसलिए मैंने उससे शादी की। अब मुझे लगता है कि वे दिन आ गया है जब उस कालू को उसकी सजा मिलेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा चिंकी, आज रात को ही उस कालू कुएं का खेल खत्म कर देंगे और मैं उसके बाद तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुमसे तुम्हारी नागमणि छीन कर तुम्हें फिर से मार डालूंगा। बेवकूफ चिड़िया, इस बार मैंने तेरे पति का रूप लिया है और नया जन्म। तू इस बार भी मुझसे हारेगी, पर अफसोस इस बार तू खुद अपने पति को मारेगी शौक से। तुझे पता नहीं है सपेरे से चक्कर चलाने में क्या सजा मिलती है और मुझे इनाम मिलेगा। शायद बेवकूफ चिड़िया भूल गई है कि नागिन और सपेरा जन्मों जन्मों के दुश्मन हैं। चिंकी चिड़िया कबूतर के प्यार में पूरी तरह से डूब जाती है और अपने असली पति के प्यार कालू को नहीं पहचान पाती। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ जाती है। पूर्णिमा की रात वाले दिन चिंकी चिड़िया अपनी नागमणि शिव जी को अर्पित करती है और कबूतर के साथ कालू कोई को मारने के लिए जाती है। पर जब कालू को अपनी बीवी चिंकी चिड़िया को एक सपेरे के साथ देखता है तो उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मुझे सब याद आ गया, तुम इसका साथ छोड़ दो। ये धोखेबाज सपेरा वही है जिसने हमें पिछले जन्म में मारा था और हमें जुदा करा था। पर अफसोस इस बार हम दोनों का रूप बदल गया है। मेरा रूप इसने ले लिया और इसका रूप मैंने। मेरी बात पर विश्वास करो चिंकी। चिंकी, कालू झूठ कह रहा है। मुझे लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, तो इसे सारी सच्चाई पता चल गई है। हमें एक बार फिर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले हम इसे खत्म कर देते हैं ताकि हम दोनों एक हो सके। चिंकी, मैं तुम्हारा नाग हूँ, तुम्हारा कालू। माना कि पिछले जन्म में मेरा रूप इस कबूतर के जैसा था, पर इस जन्म में मेरा रूप बदल चुका है। शायद भगवान ने ये खेल इसलिए खेला है कि सपेरा मुझे खत्म ना कर सके, पर अफसोस इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस कबूतर, इस सपेरे से पूछ लो कि इसे कुछ याद है, क्योंकि हमारा कातिल यही है। कालू को वह सब कुछ याद था जो चिंकी चिड़िया ने कभी कबूतर को नहीं बताया था। कालू को अपने पिछले जन्म की हर बातें याद थी, पर कबूतर को कुछ याद नहीं था, जिससे चिंकी चिड़िया को पता चल जाता है कि कबूतर ही उसका असली गुनहगार है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मैंने अपने पति के होते हुए अफेयर इस कबूतर से चलाया, वो भी ये सोचकर कि मेरा पिछले जन्म का ये प्यार है। और तुम्हें पता ही चल गया कि मैं एक सपेरा हूँ जो तुम दोनों को खत्म करके तुम्हारी नागमणि छीनना चाहता हूँ। पर अफसोस चिंकी, अब बहुत लेट हो चुका है। तुम दोनों के मरने का समय हो चुका है। तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे और हमारा एक और बार फिर से जन्म हुआ है ताकि हम तुम जैसों को खत्म कर सके। तू तो अपनी बीन की धुन पर मुझे बस में कर सकता है, पर कालू को नहीं, क्योंकि कालू एक साधारण पक्षी है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने असली नागिन रूप में आ जाती है और सपेरे को डस लेती है और वहीं पर सपेरे की मौत हो जाती है, जिसके बाद चिंकी और कालू कुआ फिर से एक